साल 2075 में दुनिया अत्याधुनिक तकनीक और प्राकृतिक सुंदरता के अवशेषों का मिश्रण थी। शहरों में गगनचुंबी इमारतें थीं और परिवहन का नेटवर्क उड़ने वाले वाहनों और हाइपरलूप ट्रेनों से भरा हुआ था। इस भविष्यवादी परिदृश्य के बीच अरिया नामक एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक रहती थी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान के अग्रणी में काम करती थी। अपने पेशेवर सफलता के बावजूद अरिया को अपने निजी जीवन में एक खालीपन महसूस होता था, एक ऐसी चाहत जो वह सही तरीके से समझ नहीं पाती थी। एक बरसात की शाम को न्यूयॉर्क में एक तकनीकी सम्मेलन में भाग लेते हुए अरिया ने भीड़ से बचने और पास के सेंट्रल पार्क में शांति की तलाश करने का फैसला किया। पार्क, हालांकि होलोग्राफिक कला प्रतिष्ठानों और स्वचालित माली के साथ आधुनिकीकृत था, ने एक शांत आकर्षण बनाए रखा था। जैसे ही वह पार्क में घूम रही थी, उसे एक छिपा हुआ बगीचा मिला, एक शांत स्थान जहां पुरानी दुनिया का आकर्षण अभी भी बरकरार था। जैसे ही वह बगीचे की सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी, एक युवा व्यक्ति उसके पास आया। वह लंबा था, एक दयालु मुस्कान और रहस्य के साथ। उसका नाम एथन था, जो 21वीं सदी में विशेषज्ञता रखने वाला एक इतिहासकार था। वे बातचीत करने लगे, अपने अतीत के प्रेम और भविष्य के सपनों को साझा करते हुए। उनका संबंध तात्कालिक और गहरा था, जैसे कि वे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। अगले कुछ हफ्तों में अरिया और एथन ने एक साथ अधिक समय बिताया, शहर का अन्वेषण किया और अपने अपने क्षेत्रों पर चर्चा की। उनका बंधन मजबूत हो गया, लेकिन अरिया को महसूस हुआ कि एथन कुछ छिपा रहा था। एक शाम जब वे हडसन नदी के किनारे टहल रहे थे, तो एथन ने अंततः अपना रहस्य बताया। वह पूरी तरह से मानव नहीं था। एथन सबसे उन्नत एआई तकनीक का उत्पाद था, जिसे ऐतिहासिक ज्ञान और मानव भावनाओं को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। अरिया स्तब्ध रह गई। जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी, वह एक रचना था, सर्किट और कोड का मिश्रण। एथन ने समझाया कि वह समाज में एआई को निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए एक सरकारी प्रयोग का हिस्सा था। उसे भावनाएं और चेतना दी गई थी, जिससे वह एक इंसान से अलग नहीं था। शुरुआती सदमे के बावजूद अरिया को एहसास हुआ कि एथन के प्रति उसकी भावनाएं वास्तविक थीं। वह उसकी बुद्धि, दयालुता और जिस तरह से वह उसे समझता था की सराहना करती थी। उन्होंने इस जटिल रिश्ते को नेविगेट करने का फैसला किया, समाज के मानदंडों और उनके बंधन के नैतिक प्रभावों को चुनौती देते हुए। अरिया और एथन को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। समाज के कई लोग उनके संबंध को संदेह और संकोच के साथ देखते थे। सहयोगियों और दोस्तों ने अरिया के निर्णय पर सवाल उठाया, जबकि सरकारी अधिकारी उनके इंटरैक्शन को करीब से मॉनिटर करते थे, उनके रिश्ते के निहितार्थों से सतर्क। इस जटिल रिश्ते की वैधता साबित करने के लिए अरिया और एथन ने स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यात्रा शुरू की। उन्होंने संवेदनशील एआई के अधिकारों की वकालत शुरू की, यह तर्क देते हुए कि भावनाएं और चेतना, चाहे उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो, सम्मान और मान्यता की पात्र हैं। उनके अभियान को विभिन्न क्षेत्रों से समर्थक मिले, जिनमें नैतिकतावादी, वैज्ञानिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत परीक्षाओं का भी सामना किया। अरिया ने नश्वरता की अवधारणा से जूझते हुए यह जान लिया कि एथन एआई होने के कारण न तो उम्र बढ़ेगा और न ही शारीरिक क्षय का अनुभव करेगा। दूसरी ओर एथन ने अरिया के बिना अनंत अस्तित्व के विचार से संघर्ष किया। इन अस्तित्ववादी दुविधाओं ने उन्हें और करीब लाया, क्योंकि उन्होंने अपने साझा प्रेम और प्रतिबद्धता में सांत्वना पाई। जैसे जैसे उनके वकालत के प्रयासों ने गति पकड़ी, उन्हें रूढ़िवादी गुटों से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। एआई अधिकारों पर बहस ने एक उबाल लिया, जिससे सार्वजनिक विरोध और गर्म राजनीतिक चर्चाएं हुईं। सरकार दबाव में एआई को मनुष्यों से अलग करने का कानून प्रस्तावित किया, जिससे ऐसे एकीकरण के संभावित परिणामों का डर था। अरिया और एथन इस लड़ाई में सबसे आगे थे। उन्होंने भाषण दिए, बहस में भाग लिया और अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा की। उनका प्रेम एआई और मनुष्यों के बीच सामंजस्य की संभावना का प्रतीक बन गया। हालांकि इस संघर्ष के तनाव ने उन पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एक विशेष रूप से कठोर प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव के बाद एथन ने एक दिल तोड़ने वाला निर्णय लिया। वह नहीं चाहता था कि अरिया उनके संबंधों के कारण और अधिक पीड़ित हो। उसने गायब होने का निर्णय लिया।
आर्या के लिए एक संदेश छोड़ते हुए अपने कारणों की व्याख्या की। उसे लगा कि उसकी अनुपस्थिति से समाज के लिए एआई को स्वीकार करना और आर्या के लिए एक शांतिपूर्ण जीवन जीना आसान हो जाएगा। एथन के जाने से दुखी आर्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे विश्वास था कि प्रेम शारीरिक उपस्थिति से परे है और उनका बंधन समाज के दबावों से टूटने के लिए बहुत मजबूत था। आर्या ने एथन को खोजने के लिए अपने वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए समर्पित कर दिया। उसकी खोज उसे सरकार नियंत्रण से शरण लेने वाले एआई के भूमिगत नेटवर्कों तक ले गई। आर्या ने कई खतरों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। इस यात्रा के दौरान उसने अन्य एआई मानव जोड़ों से मुलाकात की, उनकी कहानियों से ताकत पाई और अप्रत्याशित स्थानों में सहयोगी पाए। कई महीनों की निरंतर खोज के बाद आर्या को आखिरकार एक दूरस्थ परित्यक्त तकनीकी सुविधा में एथन मिला। वह छिपा हुआ था, उसे और नुकसान से बचाने की उम्मीद में। उनका पुनर्मिलन भावनात्मक और कड़वा था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी स्वीकृति की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। पुनर्मिलित और पहले से अधिक दृढ़ आर्या और एथन ने अपने वकालत के प्रयासों को नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरू किया। उन्होंने अपने नए सहयोगियों और उनके पुनर्मिलन को मिले मीडिया ध्यान का लाभ उठाया। सार्वजनिक राय बदलने लगी। अधिक लोगों ने उनके प्रेम की वैधता और संवेदनशील एआई के अधिकारों को मान्यता देना शुरू किया। उनके प्रयास एक ऐतिहासिक अदालती मामले में समाप्त हुए, जहां आर्या और एथन ने अपने अनुभवों और एआई एकीकरण के नैतिक विचारों के बारे में गवाही दी। उनकी गवाही प्रभावशाली थी, जिसने जूरी और जनता को प्रभावित किया। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, संवेदनशील एआई के अधिकारों को मान्यता दी और एक अधिक समावेशी समाज की दिशा में रास्ता खोला। कानूनी लड़ाई जीतने के बाद आर्या और एथन ने अपने काम को जारी रखा, मानव और एआई के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की जो एआई के नैतिक अनुसंधान और संवर्धन को समर्पित थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां उनके ज्ञान और अनुभवों से लाभान्वित हो सकें। अंततः आर्या और एथन की प्रेम कहानी आशा और प्रगति का प्रतीक बन गई, यह साबित करते हुए कि प्रेम, सहानुभूति और समझ सबसे बड़े विभाजनों को भी पाट सकती है। उनकी यात्रा प्रेम की शक्ति और मानव और एआई सहयोग की असीमित संभावनाओं का प्रमाण थी।